हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, मोहम्मद गोरी तक कंप्लीट कर दिया है। आज यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले साल बने हुए हैं उन सबको हम करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर हम इतना सिंपल ढंग से बता देंगे कि आपको पूरी कहानी की तरह याद हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा आपका ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे तो आप नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जिन लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक। इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं अक्सर। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये याद रखेंगे, ठीक। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम किसका था? तो ये गुलाम गौरी का था, इसीलिए इस वंश का नाम ही गुलाम वंश पड़ा। तो याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था, देखिए, जब ये मोहम्मद गोरी चला जाता है, इस उससे पहले ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता किसको प्रदान किया था। तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। तो ये याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कहाँ से कहाँ तक था? ज़्यादा दिन इसका शासन काल नहीं था, सिर्फ 1206 से 1210 एडी तक शुरू होकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा काम करता है, लेकिन इसके साथ अनलकी चीज़ें हो जाती है कि ये चौगान खेल रहा था, उससे घोड़े से गिर पड़ा और मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। अब देखिए, दो चीज़ें इसके बारे में कहा जाता है कि ये लाख बख्श था। लाख बख्श मतलब दान उन ज़्यादा देता था, ये याद रखेंगे। और इसकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश, इसके बाद जो आता है उसने अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। और ये याद रखेंगे, इसने क्या किया था? सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था। एक बार आपके पेपर में स्टेटमेंट आया था कि इसने सुल्तान की पदवी धारण किया था। नहीं, इतना टाइम ही नहीं था, इसके पास 4 ही साल तो था, उसमें इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे? इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। दिल्ली मत लगाइएगा, लाहौर बनाइएगा। दूसरा क्या कहेंगे आप कि इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तीसरा क्या कहेंगे? 2.5 दिन का झोपड़ा। एक बार पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? अजमेर में। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कुतुब इल इस्लाम मंदिर, ठीक, इस्लाम मस्जिद, सॉरी, इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो ये इस्लाम मस्जिद है, ये कहाँ पर है? तो कुतुब इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? कुतुब कुवल उल इस्लाम, नाम ही नहीं प्रोनाउंसिएशन आ रहा, ठीक है। ये मैं लिख ही देता हूँ, कुवत उल इस्लाम, ठीक है। ये इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये याद रखेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मंदिर कहाँ है? ये दिल्ली में है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये भी एक मस्जिद है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ये क्या? तो ये क्या है? मस्जिद है। तो ये कहाँ पर? अजमेर में है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इसको लाख बख्श कहा जाता था। चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हुई थी और प्रथम इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? लाहौर राजधानी, लाख बख्श, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबुत ये अजमेर में है, कुबुत इस्लाम मंदिर दिल्ली में है, चौगान खेलते मृत्यु हुई थी, प्राथमिकता गोरी के द्वारा किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। बस इतना ही याद रखेंगे। अब देखिए,
अब एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा क्या गया था, एक बार आईएएस में पूछा गया था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है और ये इल्तुतमिश के बाद थोड़े से कम समय अंतराल के बीच में किसका शासन था। तो ये इसी के पुत्र, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह का शासन था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो भी पुत्र थे वो क्या था, वो मतलब सक्षम नहीं थे, मतलब उनके अंदर वो गुण नहीं था जो इल्तुतमिश ये दास था, इसके अंदर जो गुण था उस ये आराम शाह के अंदर वो गुण नहीं था जो कि शासन चला सके। तो याद रखेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ये बना, बट क्या हुआ, इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया, आराम शाह की हत्या कर दिया, और इसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने ये गद्दी पर बैठा। ठीक है। अब देखिए एक बख्तियार खिलजी, क्योंकि जो जैसे ही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वैसे बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इसी का सेनापति गौरी का। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये बख्तियार खिलजी था। तो ये याद रखेंगे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी था। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्या, बख्तियार खिलजी, ये याद रखेंगे। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में याद रखें। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो एक जो आईएएस में क्वेश्चन आया था, इसको याद रख लेंगे कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कौन था, आराम शाह थोड़े दिन के लिए बना था। अब देखिए हम इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। ये इसका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 1210 से 1236 के बीच में अगर बात करते हैं तो दिल्ली का पहला सुल्तान था ये याद रखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी सुल्तान थे, जो भी शासन करते थे, वो दिल्ली से नहीं करते थे, लाहौर से करते थे। लेकिन इसने क्या किया, अपनी राजधानी क्या किया, दिल्ली स्थानांतरित किया। तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना, ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके शासन संभाला, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि आराम शाह को अपदस्थ करके शासन संभाला। अब देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो उस समय बदायूं का सूबेदार कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, वो इल्तुतमिश ही था, याद रखेंगे, इल्तुतमिश था। अब देखिए राजधानी दिल्ली इसने बनाया, ये तो आपको जानते ही हैं। अब देखिए इसने क्या किया था, इक्ता प्रथा की शुरुआत किया। अब देखिए इक्ता प्रथा क्या होता था, इक्ता प्रथा जो भूमि दिया जाता था इक्तेदारों को, अर्थात उन लोगों को भूमि अनुदान देना शुरू किया गया। मतलब भूमि को क्या किया गया, ये जागीरदारी वाला एक सिस्टम था। ठीक है, तो भूमि को मतलब दी गई भूमि जिनको दिया जाता था उनको इक्तादार कहा जाता था। और इक्ता क्या होता था, इक्ता एक जागीर होता था। ठीक है, तो इक्ता की प्रथा की शुरुआत किया गया। तो याद रखें किसके द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा का शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं इतना, तो ये क्या, एकता प्रथा की शुरुआत हुआ, आराम शाह को मार के दिल्ली बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक बदायूं का सूबेदार था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल पे आया। देखिए ये जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था, ये आक्रमण नहीं किया था किसके शासनकाल में, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने आक्रमण नहीं किया था। ये सिर्फ सिंध तक आया था, वहीं से क्या हुआ था, लौट गया था। क्योंकि चंगेज खां जानते हैं वो क्या था, वो किसी का पीछा करते हुए आया था। किसका पीछा करते हुए आया था, जलालुद्दीन मंगबरनी का पूछा करते आया था। किसका पीछा करते हुए आया था, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते आया था। वो सिंधु नदी तक ही आया था, भारत में प्रवेश किया लेकिन सिंधु नदी तक ही आया था, लेकिन वहाँ से वो क्या हुआ, भारत चला गया। क्योंकि इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने किसकी सहायता नहीं की थी, वो जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की थी, क्योंकि इसको पता था अगर मैं उसकी
सहायता करता हूँ तो चंगेज खां जो मंगोल आक्रमण है ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसका मतलब उसको शरण नहीं दिया था। अब देखिए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का मूल नाम क्या था, उसका मूल नाम था तेमुचिन। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नाम था, मूल नाम तेमुचिन था। ठीक है, देखिए अभी बताऊंगा मंगोल आक्रमणकारी किसके शासन काल में हुआ था ये बताऊंगा। ठीक है, इल्तुतमिश के शासन काल में नहीं हुआ था आक्रमण, लेकिन डर था क्योंकि आ गया था सिंधु नदी तक। अब देखिए 40 मतलब ये तुर्कों का एक गुट बनाया जिसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगामी, दल चालीसा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो मतलब ये ऐसा गुट बना दिया कि जो इसकी बेटी को ही ये दल क्या किया, आपदस्थ कर दिया, जो रजिया सुल्तान को। ठीक है, मतलब जो ये गुट बनाया इसी को खा गया, जो मतलब ये मतलब इल्तुतमिश को ही, क्योंकि ये 40 तुर्कों का एक जो मतलब तुर्क जो होते थे, जो बहुत प्रोमिनेंट होते थे तुर्क साम्राज्य के, उनका एक गुट बनाया जिसको क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था, या दल चालीसा कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी को क्या कहा जाए, अगर मैं पूछूं कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ये किसका गुलाम था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, वो गोरी का गुलाम था। तो गोरी का गुलाम फिर इसका ये गुलाम बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये गुलामों का गुलाम बन गया, ये याद रखेंगे। अब देखिए नियमित सिक्के किसने चलाए थे, नियमित सिक्के इसने इल्तुतमिश ने ही चलाया था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, उनको जीतल कहा जाता था, ये दोनों याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या याद रखेंगे, यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ग्वालियर पर जब अधिकार किया तब सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम लिखा दिया। मतलब तो ये भी क्वेश्चन अगर बनेगा कि क्या रजिया का सुल्तान का नाम वो सिक्कों पर छपा था कि नहीं, तो हाँ उस पर उसका रजिया का भी नाम छपा था। अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और इस प्रकार सुल्तान का पद वंशागुणित कर दिया। क्या हुआ, अब सुल्तान का देखिए जैसे क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो क्या हुआ, वो अपने दास को उसका हो गया, मतलब ये इसका दास इल्तुतमिश हो गया, तो वंशागुणित तो हुआ नहीं, मतलब ये कि वो चल रही है वंश के हिसाब से, तो वैसा तो हुआ नहीं। अब ये क्या हुआ, इल्तुतमिश से रजिया आ गया, मतलब इल्तुतमिश से रजिया आ गई, तो जब रजिया आ गई तो एक वंशागुणित हो गया, बस ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार के बारे में, निर्माण के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, शुरू किया किसने किया था, तो ऐबक ने इसको शुरू किया था। याद रखेंगे किसने शुरू करवाया था, ये ऐबक ने शुरू करवाया था। और इसका निर्माण कार्य पूरा किसके कार्यकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चार बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहे होंगे, ये अभी देखिए, अभी मैं इसमें बता देता हूँ, इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा गया है, ये आपका ये नींव है, नींव कौन शुरू किया, ऐबक ने शुरू किया, याद रखेंगे। ठीक है, नींव कौन शुरू किया, ऐबक। अब देखिए जब ऐबक ने न्यू शुरू किया तो इसको बनवाया, एक फ्लोर ये बनवा दिया, एक फ्लोर ऐबक ने ये बनवा दिया, एक फ्लोर ये बनवा दिया, एक फ्लोर ये बनवा दिया, 4 फ्लोर क्या हो गया, बनवा दिया। अब यहाँ पर जो ये वाला चौथा फ्लोर दिख रहे होंगे, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, और ये 5वां फ्लोर है, तो ये 5वां है, ये 4 है, ये 3 2 1 5 फ्लोर का है ये। अब क्या हुआ, देखिए अब देखिए इल्तुतमिश, ये देखिए आरंभ किया था किसने, आरंभ किया था, ऐबक ने आरंभ किया था। पूरा किसके कार्यकाल में हुआ, ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ। अब देखिए यहाँ तो 4 फ्लोर तक किसके कार्यकाल में पूरा हो गया, ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हो गया। आरंभ ऐबक ने किया, पूरा इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ। अब देखिए
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई। ये जो चौथी मंजिल है इसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हानि हुआ। मतलब ये मतलब कुछ आया होगा भूकंप भूकंप, देखते नहीं एनसीआर में हमेशा भूकंप भी आता रहता है, आया होगा भूकंप भूकंप, तो क्या हुआ, चौथी मंजिल गिर पड़ी। जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल तो बनवाया, इसने फिरोज शाह तुगलक ने ये तो चौथी मंजिल तो खड़ा किया, पुनर्निर्माण किया, साथ ही पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवा दिया। कहा चलिए एक मंजिल मैं और बनवा देता हूँ। तो याद रखेंगे कौन इसका शुरुआत किया, ऐबक। किसने कंप्लीट किया, इल्तुतमिश। किसने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक। पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। तो बस इतना चीज़ें को याद करना हुआ। क्या याद करेंगे, 4 मंजिल तक दोनों करवाए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है। अब इसके बाद पांचवी मंजिल कौन करवाया, पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक, और चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आता है मतलब ये रजिया दिल्ली सल्तनत की आती है रजिया। ठीक है। तो रजिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि इसका जो ये रजिया इल्तुतमिश की, मतलब ये इल्तुतमिश के बाद ये बैठी। अब देखिए रजिया 1236 से 40 तक ही थी। इसके बाद क्या हुआ, ये रजिया को मतलब जो 40 तुर्कानों का तुर्क ये सब था, इसने सबने मतलब हटा ही दिया पूरी तरह से इनको। इसको क्या हुआ, ग्वालियर से लौटने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाए। ये तो आप पढ़े ही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रजिया के पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। यदि इससे राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष हुआ जो लगभग 3 साल तक चला। तो ये याद रखिएगा, रजिया जो मतलब गद्दी पर बैठी है उसमें तुर्क सरदारों के बीच और राजतंत्र जो रजिया राजतंत्र चलाती थी उसके बीच संघर्ष रहा। ठीक है, लगभग 3 साल तक तो चलता रहा। रजिया ने कहाँ पर ही मतलब सही से ढंग से ही नहीं कर पाई थी शासन, क्योंकि जो तुर्क थे, आज भी अगर देखिए कोई अगर स्त्री हुआ, अगर वो किसी चीज़ की सत्ता, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसका विरोध करते हैं। ठीक है। तो आज से कितने साल पहले, बहुत इतना साल बीत गया है, उतने साल पहले क्या होगा अगर कोई स्त्री, अगर सोचिए कि अगर गद्दी पर बैठ रही है तो किस तरह का इसने झेला होगा, तो सोच भी सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और कुबा मतलब कुला टोपी, मतलब कोट और टोपी, ये कुबा जिसको कोट बोला जाता है, कुला जिसको टोपी बोला जाता है, पुरुषों के समान पहनकर दरबार में कार्य करना प्रारंभ किया। ये सब तुर्क सरदारों को पसंद नहीं। तो पहले ही तुर्क सरदार इससे खुलने से आए थे, मतलब रजिया से। ठीक है, कि एक लड़की कैसे, एक स्त्री कैसे हम पर शासन चला सकती है। अब इसने ये क्या कर दिया, ये टोपा ओपा पहन ली, ये देखिए टोपा, यहाँ पर टोपा पहन ली, और ये क्या किया, तो ये और कोट वोट पहनने लगी। तो याद रखिएगा और भी इन सबको दिक्कत हो गई। अब क्या हुआ, रजिया की असफलता का कारण क्या था, तो रजिया की असफलता यही अकेले थी और सब एक थे। ठीक है, लेकिन तब भी 3-4 साल तक चला ली। कैसे, माँ शाह तुर्कान भी अपने बेटे को शासन देना चाहती थी, कहती थी रजिया नहीं, अपने बेटे के शासन है। तुर्क गुलाम इसकी महत्वाकांक्षा, तुर्क तो गुलाम इसको पसंद ही नहीं करते थे। रजिया की मृत्यु 1240 में हुई के सरदारों ने नया पद बनाया गया, नायब ए मुमालकत, याद रखिएगा, नामक पद सृजित किया, एक ऐसा पद जो संरक्षक की भूमिका से संबंधित है। सिर्फ इतना याद रखिएगा रजिया के बारे में यहाँ पर कि इसकी मतलब ये कब से कब थी, 1236 से 40 तक थी। और ये मतलब जो रजिया है, ये तुर्क सरदार इसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पर मुइजुद्दीन बहरमशाह को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। अब ये क्या था, देखिए तुर्क यही चाहते थे कि ये रजिया हट जाए, और ये नायब मुमल्लक के ये क्या किया, ये पद संरक्षित कर दिए। तो ये संरक्षक की भूमिका सिर्फ ये क्या किया है, ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है इसको नियुक्त कर दिया गया। अब ये क्या किया, सिर्फ वैसे संरक्षक करता था, असली कौन चलाते थे, तुर्क जो चहलगामी ये बनाए थे वही चलाते थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं,
मोजुद्दीन बरहमशाह 1240 से 41 के इसी के समय सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब देखिए ये तो बैठा, लेकिन इसके समय में क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हो गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ, इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हो गया। लाहौर पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे कहाँ पर, लाहौर में आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण रोकने में असफल रहा था बहराम शाह। अब देखिए अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 के बीच में, इसके शासनकाल में तुर्कान ए चहलगानी शासन सर्वसर्वा हो गया। बस यहाँ ही ये सर्वसर्वा हो गया जब रजिया मिली, यहाँ तो और एक हो गया, ठीक है। इसका एक सदस्य क्या था, बलवन था। जब बलवन आया, यहीं से निकलकर बलवन आया, ठीक है। ये मतलब जो तुर्कान ए चहलगामी था, यहीं से बलवन निकल के आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक मिन्हाज उस सिराज को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब देखिए मिन्हाज उस सिराज ने नसरुद्दीन महमूद के लिए लिखी गई पुस्तक तबकात ए नसीरी थी, याद रखेंगे। नसरुद्दीन महमूद के लिए लिखी गई पुस्तक कौन थी, तबकात ए नसीरी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ बलवन को उलुग खां की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को क्या किया, उलुग खां की उपाधि दिया। नायब मुमालक का पद भी दिया, ठीक है, बलवन को, मतलब संरक्षक का पद बलवन को दे दिया। नायब मुलामकत क्या था, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये देखिए ये क्या था, एक ऐसा पद जो संरक्षक की भूमिका निभाता था। अब यहाँ पर जो बलवन को क्या मिल गया, ये संरक्षक का पद मिल गया, तो ये सर्वे सर्वा हो गया। क्योंकि ये क्या था, ये बहुत ही जो ये नसरुद्दीन महमूद था, ये बोला जाता है कि ये अपना जो जीवन यापन करता था, किस लिए करता था, कपड़े उपड़े सिल के करता था, ठीक है। लेकिन क्या किया, ये बलवन थोड़ा सा बुद्धिमान था और थोड़ा सा मतलब ऐसा व्यक्ति था जो क्रूर टाइप था, ठीक है, वैसे जैसे खिलजी टाइप था वो व्यक्ति था, ठीक है। तो वो शासन को चला सकता था, तो वो ये इसने क्या किया था, अपनी बेटी का क्या कर दिया था, बलवन के साथ शादी भी कर दिया था। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बलवन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था, नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। और तबकात नसीरी पुस्तक लिखी थी मिन्हाज उस सिराज, याद रखिए मिन्हाज उस सिराज को दिल्ली का काजी, और इसने तबकात नसीरी पुस्तक लिखी थी। उलुग खां नायब मुमालकत का पद किसने दिया था, नसरुद्दीन महमूद शाह ने बलवन को दिया था, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बलवन के बारे में पढ़ते हैं। बलवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। यहाँ लिखा गया है, नसरुद्दीन महमूद के समय भारतीय मुस्लिमों का एक गुट बन गया जिसका नेता कौन था, नेता रिहान था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय भारतीय मुस्लिमों का एक गुट बन गया जिसका नेता कौन था, रिहान। अब बलवन की अगर बात करते हैं तो बलवन पहले आया, ठीक है, जिसका ये सदस्य था वो इसका सदस्य था, तो इसको पता था कि ये सब क्या करते थे। जो तुर्कान ए चहलगामी था, इसका सदस्य कौन था, बलवन था। और ये बलवन अंदर की बातें जान गया था कि ये सब क्या करते थे, गुट बना के किसी राजा को हटा देते थे उसकी सत्ता से। तो ये क्या किया, जो बलवन था इसने क्या किया, इसका सदस्य था, सदस्य बनने के बाद इसको क्या किया, समाप्ति कर दिया। मतलब वो समझ गया था कि ये बहुत गंदा सिस्टम है जो तुर्कान चालगामी है, तो इसने क्या किया, उसको समाप्ति कर दिया कि जब मैं बनूंगा तो इसमें कोई, जब समाप्त कर दूंगा तो ये क्या, इसमें कोई वो नहीं, साजिश नहीं कर पाएगा। फिर बस उसने बहुत अच्छा किया जिसने समाप्त कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया था, तुर्कान चालगामी रजिया को भी हटा दिया था। और भी जो ये शासक आए थे, मतलब छोटे मोटे क्या, ये सब शासक जो थे, जो थोड़े थोड़े कम समय, इन्हीं की इच्छा पर ये सब चलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, बलवन ने राजत्व को दैवीय सिद्धांत दिया, ठीक है, मतलब वो अपने आप को क्या मानता था, राजा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और पृथ्वी पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। मतलब अपने आप को कहता था कि राजा जो है यहाँ पर वही ईश्वर का एक रूप है, इसकी सब पूजा कीजिए, क्योंकि ताकि शासक को सम्मान मिल सके। मतलब वो इसलिए कहता था कि शासक को, जो राजा है बलवन है, उसको सम्मान मिल सके, ठीक है। अब बस अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का रहा है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को क्या करे, खलीफा का सहायक कहा। किसने कहा, बलवन ने कहा। तो बलवन ने क्या कहा, बलवन ने कहा कि
गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर जो बना बताया गया है कि उसने क्या किया, खलीफा का सहायक कहा। किसने किया? बलबन ने कहा। तुगरिल खां, अब देखिए तुगरिल खां क्या है। तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। कहाँ का था? ये बंगाल का था। क्वेश्चन आया हुआ था। यह विद्रोह बंगाल में अमीर खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन ने बंगाल पर अभियान किया और डर के मारे तुगलक खान भाग गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर और देखते हैं, बलबन 1265 से 87। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन बन जाता है बलबन के बारे में। दिल्ली शासन का सुदृढ़ करता रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने ही अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बलबन ने ही अपनाई। एक निरंकुश शासक था, मतलब ये कह सकते हैं बहुत निरंकुश था। ईरानी त्योहार नवरोज को इसने शुरू किया था। नवरोज को इसने शुरू किया था। सिजदा और पाबोस शुरू किया था। देखिए सिजदा क्या था? झुकना। जो जैसे जो कोई भी दरबार में आता था तो उसका ये बलबन के सामने उसको झुकना पड़ता था। पैबोस मतलब क्या हुआ था? पैबोस मतलब पैर को चूमा जाता था। तो सिजदा और पैबोस इसने शुरू किया था, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कि सिजदा पैबोस किसने शुरू किया? ये बलबन ने शुरू किया। नवरोज को किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। 40 दल चालीसा जो अभी तुर्कान चहलगामी था, इसको किसने समाप्त किया? बलबन ने ही समाप्त किया, क्योंकि यहीं से आया था। इसको पता था कितने खतरनाक लोग इसमें बैठते हैं, इसने समाप्ति कर दिया। नायब ए मुमालक का पद समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, नायब ए मुमालक का पद किसने समाप्त किया? बलबन। ये क्या था? संरक्षक की भूमिका। अब ये क्या क्या, ये जो तुर्क थे 40 जो दल था, ये मतलब दल चालीसा था, इसे क्या करते थे? ये पद बना देते थे मुमालत वाला, कि इसको संरक्षक बना देते थे कि ताकि जनता विद्रोह न करे। ठीक है, तो अपना शासन खुद चलाते थे। तो इसको उसको भी समाप्त कर दिया। तो समाप्त किसको किसको किया? 40 दल चालीसा को समाप्त किया, मतलब दल चालीसा को, नायब मुमाकलत इसको समाप्त किया। शुरू किसको किसको किया? नवरोज, सिजदा, पैबोस, लौरक्ति, ये सबको शुरू किया उसने। लगातार मंगोल के आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिम सीमा को इसने सुदृढ़ किया। इस बार यही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस प्री में 2024 में आया हुआ था कि बलबन ने क्या किस को अपने आप मतलब मंगोल आक्रमण के कारण किस सीमा को? तो उत्तर पश्चिम जो सीमा है उसको सुदृढ़ किया। किसने सुदृढ़ किया? मंगोल आक्रमण के कारण बलबन ने सुदृढ़ किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, डर लगा रहता था। शहजादा मोहम्मद को मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन मारा गया। ठीक है, मतलब इसका बेटा था शहजादा मोहम्मद, वो मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मंगोलों को लड़ने के लिए भेजा गया था, मारा गया। अमीर खुसरो का संरक्षण दिया गया था। अमीर खुसरो को संरक्षण दिया गया था। अमीर खुसरो को क्या? तोता ये हिंद कहा गया। कव्वाली गाया था। कई राग दिए, अमर घोर घोष, और रचना नूर सिपर। ठीक है, तो मतलब ये किसका है? अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था, तो उसी के लिए सब है। अब देखिए यहाँ पर बलबन ने कई विभाग खोले। ठीक है, तो बलबन ने कई विभाग खोले, बहुत जैसे कई मंगोल आक्रमण विद्रोही की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किया। ठीक है, जिसको बरीद कहा जाता था। तो बरीद अगर आ जाए पेपर में, बरीद क्या था? ये क्या था? गुप्तचर। ठीक है, याद रखेंगे, बरीद गुप्तचर होता था। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना होगा। गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। अब देखिए अमीर खुसरो का जो पीरियड चालू होता था, यहीं से चालू होता था। बलबन आया, फिर बलबन के बाद कौन आया? खिलजी आया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिर एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इतने लोग का शासनकाल भी देखा था। बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, आपका इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मतलब बहुत लोगों का इसने शासनकाल देखा था। ठीक है, तोता ये हिंद कहा जाता था, कव्वाली करता था। ठीक है, राग अमीर घोर राग दिया था। रचना नूर सिफर, बहुत ज़्यादा रचना किए थे, एक दो लिख दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? गुप्तचर विभाग बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था गुप्तचर विभाग? तो ये बलबन के द्वारा है। उसको शाहना ये बरीद, उसका अधिकारी क्या कहलाता था? शाहना ये बरीद कहलाता था। याद रखेंगे,
गुप्तचर विभाग बनाया गया था, उसका अधिकारी शाहनाई बरीद कहलाता था। सेना की आवश्यकता सैन्य विभाग बनाया गया था, जिसको कहा जाता था दीवाने अर्ज। ठीक है, और दीवाने अर्ज का जो मुखिया होता था अर्ज ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सैन्य विभाग, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था उसको क्या कहा जाता था। तो सैन्य विभाग को जो बलबन ने बनाया था उसको कहा जाता था दीवाने ए अर्ज कहा जाता था। तो अर्ज याद रखेंगे। बॉर्डर पे सिपाही होते हैं ना, तो कहते नहीं चलिए गजल किया जाए, अर्ज किया जाए, बस ऐसे ही याद रख लीजिए सैन्य विभाग। अब यहाँ पर देखिए इसका पौत्र कौन था। कैकूबाबाद उत्तराधिकारी बना। अर्ज हत्या अर्ज ए मुमालिक के द्वारा। ये अलाउद्दीन खिलजी है, मतलब ये अर्ज ए मुमालिक है जो ये सैनिक है, इसी की हत्या कर दी है। ये जलालुद्दीन खिलजी ही है और खिलजी क्रांति आया और फिर खिलजी वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैकू वर्ष, इस एक कैकूबाबाद है, एक उत्तराधिकारी लास्ट शासन कैकूबाबाद या कैकू वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद भी एक कैकू वर्ष है। अब गुलाम वंश समाप्त हो गया जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबी वंश, इल्तुतमिश शमसी वंश, बलबन बलबनी वंश। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना नहीं पूछा जाता, इतना याद रख लेंगे कि यहाँ पर 3 शासक महत्वपूर्ण होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, तो ये तीनों क्या हुए, गुलाम वंश में शासन किए। ठीक है, तो ये इतना याद रख लेंगे क्योंकि ये अब अगला आपका वीडियो होगा खिलजी वंश। ठीक, तो बस इतना ही, मतलब खिलजी वंश से अब हम खिलजी वंश समाप्त करेंगे, इसके बाद तुगलक वंश जल्दी जल्दी हम समाप्त कर देंगे अब इसको। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर और कर दिया करिए, दोस्तों में बता दिया करिए कि हाँ ये यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।